अब इसी क्रम में मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर मोतीलाल गुप्ता जी आदित्य, आप निदेशक वैश्विक हिंदी सम्मेलन के हैं, आपको सर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर मोतीलाल गुप्ता जी आदित्य। अगर आज हम सब के लिए चिंता की कोई बात है तो यह नहीं है कि विदेशों में हिंदी का क्या होगा, अन्य राज्यों में हिंदी का क्या होगा। बड़ी चर्चाएं इसको लेकर होती हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी का क्या भविष्य है। और जब हम हिंदी की भविष्य की बात करते हैं तो निश्चय ही हमें नई पीढ़ी की और आने वाली पीढ़ियों की बात करनी होगी। आए दिन देश में हिंदी भाषा को लेकर जो चर्चाएं होती हैं, मैं देखता हूं कि उसमें इस मुद्दे पर न के बराबर चर्चा होती है, जबकि यह मूल मुद्दा है जिसे आज इसमें उठाया गया है। अगर हिंदी और भारतीय भाषाओं के संदर्भ में चर्चा की जाए तो मैं कहूंगा कि चर्चा केवल नई पीढ़ी की ही नहीं, बल्कि अभी कंधवे जी ने जिक्र किया था, पिछली 2-3 पीढ़ियों की भी होनी चाहिए, जिन्हें मातृभाषा माध्यम से काटकर अंग्रेजी भाषा माध्यम से जोड़ दिया गया है। आज हम यहाँ हिंदी को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि कमोबेश भारत की तमाम भाषाएं धीरे धीरे हाशिए पर जाकर धीमी गति से मिटती और सिमटती जा रही हैं। इसे मिटाने में हमारे समाचार चैनलों और समाचार पत्रों का भी बड़ा योगदान है। इसका जिक्र भी हमारे कई वक्ताओं ने किया और यह अचानक नहीं हुआ है। मैं अगर इस पे अध्ययन कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, यह बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से हुआ है, जिसका परिणाम यह है कि अब हिंदी से धीरे धीरे युवा वर्ग कट रहा है, या यूं कहें काफी हद तक कट चुका है। और आने वाली पीढ़ियों का तो कहना ही क्या। यह सच है, बड़ा ध्यान से देखिए, यह सच है कि अब हमारे घरों के बच्चों को हिंदी पढ़ने में भारी कष्ट होता है। लिखना तो और कठिन है, सोचकर लिखना संभव ही नहीं। और जो हिंदी लिखते हैं वह भी रोमन लिपि में। ऐसा भी नहीं है कि सब अंग्रेज हो गए हैं, उधर भी अधूरा और अधकचरापन। भाषा पर पकड़ नहीं होगी तो किसी भी विषय पर मौलिक चिंतन कैसे होगा। क्या करेंगे, रटेंगे और उगलेंगे। हमने क्या हालत बना दी है युवा पीढ़ी की, कुछ करते क्यों नहीं। केवल चर्चा से तो ना होगा। अक्सर यह कहा जाता है कि भारत में हिंदी सहित भारतीय भाषाओं को मिटाने और अंग्रेजी को बढ़ाने का काम अंग्रेजों ने किया। काफी हद तक यह बात सही है, लेकिन थोड़ा गहराई में जाकर देखते हैं तो पता लगता है उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को उतना नुकसान इस्लामिक शासकों, फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों या अंग्रेजों ने नहीं पहुंचाया, जितना कि स्वतंत्र भारत के काले अंग्रेजों ने पहुंचाया है, पहुंचा रहे हैं। अगर आप इतिहास पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि आप में से ज्यादातर, आपसे पहली वाली पीढ़ी और उसके पहले के लोग जो स्वतंत्रता के समय या उसके बाद स्कूल में पढ़ने गए, उनमें से ज्यादातर मातृभाषा में ही पढ़े हैं। मैं स्वतंत्रता के समय के आंकड़े देख रहा था तो मैंने यह पाया कि उस समय भी 99% से अधिक लोग मातृभाषा में ही पढ़ते थे। लेकिन आश्चर्यजनक किंतु सत्य, हिंदी को संघ की राजभाषा तो बनाया गया, लेकिन जिस प्रकार की नीतियां बनाई गई उससे संविधान की दुहाई देकर हिंदी की बात तो होती रही, नियम कायदों की बात होती रही, हिंदी के नाम पर नाच गाना उत्सव और कार्यक्रम होते रहे, लेकिन पिछले दरवाजे से व्यवस्था में तेजी से परिवर्तन करते हुए व्यवस्था की पूरी ढलान अंग्रेजी की तरफ बना दी गई। पानी तो वही जाएगा जहां संसाधनों की ढलान होगी। प्रेरणा और प्रोत्साहन जैसे टोटकों से आप पानी के बहाव को कब तक और कैसे रोकेंगे। भाषा तो वही चलेगी जो पेट की भाषा होगी। आप चाहे या ना चाहे, युवा पीढ़ी चाहे या ना चाहे,
जहां उच्च शिक्षा मिलेगी, जहां रोजगार मिलेगा, जहां समता, जहां आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे, उन्हें उस भाषा की तरफ जाना पड़ेगा। अन्य में शिक्षा और रोजगार के अवसर तो लाइए। युवा अपनाना चाहते हैं, वे अपनाएंगे, आप रास्ता तो बनाइए। संविधान के अनुच्छेद 348 के अंतर्गत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तथा विधि की भाषा तो पहले से ही अंग्रेजी थी, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा बनाया गया। लेकिन बड़ी चतुराई के साथ 1963 में संशोधन करके और फिर 1967 में प्रयोग के लिए अनंत काल के लिए स्थापित किया गया और उसे राजभाषा का नाम दिए बिना राजभाषा बना दिया गया। चंद्रशेखर धर्माधिकारी जो के न्यायाधीश थे और इस प्रकार के कई न्यायाधीशों से मेरी चर्चा हुई, बोले अंग्रेजी राजभाषा है नहीं है लेकिन है। इस सत्य को हमें देखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि अंग्रेजी राजभाषा पहले भी थी, आजादी के पहले, उसके बाद भी है। और सच्चाई ये है कि मूल राजभाषा आज भी वह बनी हुई है, अघोषित रूप है। लेकिन शायद राजभाषा अधिनियम ही एकमात्र ऐसा कानून है करने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन की बात की, यानी जो माने उसका भी भला, जो ना माने उसका भी भला। व्यवस्था अंग्रेजी में चल रही है, नीचे से ऊपर तक कहीं कोई बाधा नहीं है। और हिंदी के लिए, भारतीय भाषाओं के लिए हर कदम पर बाधाएं ही बाधाएं हैं। तो व्यवस्था में हिंदी कैसे बढ़े? ध्यान दीजिए, दुनिया में होते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों साफ, केवल प्रेरणा प्रोत्साहन। चलिए एक बार आयकर अधिनियम के अंतर्गत आप प्रेरणा और प्रोत्साहन लागू करके देखिए, पता लग गया कितना आयकर मिलता है। तमाम दूसरे कानूनों में प्रेरणा और प्रोत्साहन लागू करके देखिए, पता लगता है कहां पहुंचेंगे हम लोग। यहां भी सबको पता था क्या होता है, क्या होगा। जो असल छद्म नीति थी उसके माध्यम से जो होना था वही हुआ है। और साल के बाद 75 साल होने जा रहे हैं, अब भी हम हिंदी दिवस और कैसे बढ़ाएं और कैसे बचाएं बात कर रहे हैं। आप देखिए सबसे बड़ी बात क्या हुई है। सबसे बड़ी बात यही हुई है कि उच्च शिक्षा और उच्च स्तरीय रोजगार से लेकर धीरे धीरे बिल्कुल निचले स्तर तक अंग्रेजी माध्यम ने पांव पसार लिए हैं, उसका अंग्रेजीकरण कर दिया गया है। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, मैं 1986 में मैंने एमए की पढ़ाई पूरी की, तब तक भी एमए स्तर तक की पढ़ाई हिंदी माध्यम से उपलब्ध थी। लेकिन 1986 में ही, जैसे कि अभी अमरीश जी जिक्र कर रहे थे, नई शिक्षा नीति आई और नई शिक्षा नीति के माध्यम से सीबीएसई को देश भर में पहुंचाया गया। अंग्रेजी माध्यम की छूट दी गई। भारतीय भाषाओं में जो पढ़ाई होती थी उसकी जगह पर अंग्रेजी माध्यम पांव पसारने लगा। नए बोर्ड बाहर से आने लगे, उनको भी अंग्रेजी माध्यम की तरफ ले जाया गया और अंग्रेजी का वर्चस्व पूरे देश में बनने लगा। योजना यह थी कि मातृभाषा और हिंदी भाषा माध्यम की बात आगे बढ़ेगी, लेकिन ठीक इसके विपरीत हुआ। आप कल्पना कीजिए, आजादी के समय 99% से भी अधिक लोग मातृभाषा में पढ़ते थे और अब देश के छोटे छोटे गांव तक और नर्सरी तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में पहुंच गई है। शिक्षा के माध्यम से तो सब आगे बढ़ेगा, रोजगार के माध्यम से तो आगे बढ़ेगा, लेकिन वहां पूरे रास्तों का लगभग 100% अंग्रेजीकरण कर दिया गया है। और उसके आगे चलकर ज्ञान आयोग बना। माननीय सैम पित्रोदा जी जो उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने देश भर के अंग्रेजीकरण का बीड़ा उठाया और भारतीय भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती करते हुए सभी शिक्षकों को अंग्रेजी में प्रशिक्षित करने की नीति को अपनाया। हुआ क्या, चपरासी की नौकरी तक के लिए अंग्रेजी की मांग की जाने लगी।
जब हर स्तर पर शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए अंग्रेजी की मांग की जाने लगेगी, तो कोई युवा हिंदी को या मातृभाषा को कैसे पढ़े, चाहकर भी कैसे पढ़ेगा? यह एक यक्ष प्रश्न है। हिंदी या मातृभाषा की उसके लिए मैं नई पीढ़ी को दोष नहीं दूंगा। हमने जो बोया वही तो काट रहे हैं। हमने उनके रास्ते बंद किए हैं, तो दोष उनको क्यों? दोष तो हमें है जिन्होंने उनके रास्ते बंद किए हैं। वे तो अब भी छटपटा रहे हैं कि हमें हमारे रास्ते मिले, हमें अपनी भाषा के माध्यम से रोजगार मिले। शायद कुछ मित्र यहाँ पर होंगे जिन्होंने यूपीएससी के बाहर आंदोलन किया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर आंदोलन किया, महीनों तक आंदोलन किया कि हमारी भाषा के माध्यम से हमें रोजगार मिलने दीजिए। खड़ी है, लेकिन शायद अभी तक इस विषय में कुछ ज्यादा हम कर नहीं पाए। मैं यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि अगर हिंदी अथवा मातृभाषा माध्यम में, अंग्रेजी माध्यम में, जैसा कि अब कहा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति में व्यवस्था की गई है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी 11 भाषाओं में, प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा होगी, लेकिन अगर इसे अनिवार्य नहीं किया गया प्राथमिक स्तर पर, तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कोई विद्यालय मातृभाषा माध्यम पे आएगा नहीं। दूसरी बात, 11 भाषाओं में आपने इंजीनियरिंग और मेडिकल की बात की है। अगर उन्हें सरकारी तंत्र भी रोजगार नहीं देगा, उन्हें सरकारी तंत्र भी रोजगार में प्राथमिकता अगर नहीं देगा, रास्ते नहीं खोले जाएंगे, तो पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। क्योंकि रोजगार की संभावना न होने के कारण भारतीय भाषाओं में पढ़ने के लिए विद्यार्थी आएंगे ही नहीं। इसलिए मेरा स्पष्ट मत है कि यदि हमें नई पीढ़ियों को हिंदी या अपनी मातृभाषा आदि से जोड़ना है, तो उनके लिए अपनी भाषाओं में शिक्षा के साथ साथ रोजगार की व्यवस्था भी करनी होगी। पर मैं यह स्पष्ट रूप से करना चाहूंगा कि अगर आप भारत के बच्चों का मानसिक विकास चाहते हैं, तो उन्हें कम से कम प्राथमिक शिक्षा तो मातृभाषा में अनिवार्य करें। जब तक यह नहीं होगा, हिंदी भाषा सहित तमाम भाषाओं की अकादमियां, संगठन, संस्थाएं और जो कुछ भी बना है, वह आज भी ज्यादातर कहानी कविता तक सिमट कर रह गया है, और आगे भी कुछ अधिक उनके कर पाने की संभावना मैं नहीं देख पाता हूँ। लिखने वाले तो कुछ होंगे और साहित्य लिखा जा रहा है, पर उस साहित्य का स्तर क्या होगा? उसका रसास्वादन करने वाले और पढ़ने वाले कितने होंगे? ध्यान दीजिए, आज भी कवि सम्मेलनों आदि के नाम पर स्तरीय कविताएं नहीं, चुटकुले और पैरोडी आदि का वाचन और रसास्वादन होता है। कहाँ जा रहा है हमारा साहित्य? सच यह है कि नई पीढ़ी अब हिंदी और अपनी मातृभाषा से काफी हद तक कट चुकी है। शायद इसका एहसास हम सबको हो रहा है। मैं यहाँ उन लोगों से भी असहमति जताना चाहता हूँ जो कहते हैं कि लोगों को समझाकर प्यार से भारतीय भाषाओं को लाया जा सकता है। नहीं साहब, नहीं। अंग्रेजों ने किसी को समझाया बुझाया नहीं था। अंग्रेजी समझाने बुझाने या प्रेरणा प्रोत्साहन से आगे नहीं बढ़ी है। इसके पहले अरबी, फारसी, उर्दू भी प्रेरणा प्रोत्साहन से आगे नहीं बढ़ी। इसके लिए सुनियोजित नीति, नियम आदि के माध्यम से भारतीय भाषाओं के लिए संसाधनों की ढलान उसी प्रकार बनानी होगी जिस प्रकार अंग्रेजी के लिए बनाई गई थी, बनाई जाती रही है और बनी हुई है। मैं जानता हूं यह कार्य सरल नहीं है, विशेषकर इसलिए कि ज्यादातर राजनीतिक दल अब हमारी भाषाओं के साथ नहीं खड़े होते। हिंदी के पक्ष में कोई निर्णय आ भी जाता है तो संसद में जबरदस्त हंगामा होता है, प्रबल विरोध होता है, और जिन्हें साथ देना चाहिए उत्तर भारत की सांसद, वे भी चुप्पी साध कर एक कोने में बैठ जाते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अंग्रेजी के प्रबल बहाव के बावजूद
उसके विपरीत खड़े होकर भी हमें आगे बढ़ना होगा। तभी हम अपनी भाषाओं को और उसके माध्यम से अपने वैभवशाली ज्ञान, विज्ञान, धर्म, साहित्य और संस्कृति को बचा सकेंगे। तभी देश के बच्चों के मानसिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे। बहुत देर हो चुकी है, अब भी न जागे तो सुबह कैसे होगी। आइए बिना देर किए आगे बढ़ें, बातें ना करें, केवल बातें ना करें, रास्ते बनाएं, अपनी भाषा के लिए आवाज उठाएं, मांग करें और हाँ, संघर्ष करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में मुझे अध्यक्षीय तौर पर अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Audio Jungle.